हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ और क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। और आप लोगों से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, मगर मेहनत सही दिशा में करना बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो ही आप अपनी मंजिल को पाएंगे, नहीं तो मेहनत तो गधा भी करता है। तो इसीलिए हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ मेहनत करिए, मगर सही दिशा में मेहनत करिए। बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें अपने दिमाग में जो है वो ठीक से उतारिए, सिर्फ रटिए मत, तभी आप लोगों को आपका जो मंजिल है वो मिलेगी। और इसीलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि वह ये बहुत फेमस लाइंस हैं यूलिसिस की, टू स्ट्राइव टू सीक एंड नॉट टू ईल्ड। इसी बात से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। एरिस्टोटल हैज़ यूज्ड एथोस फॉर। एरिस्टोटल ने एथोस वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ करा है? एरिस्टोटल ने एथोस यूज़ करा है परसुएशन बाय कैरेक्टर, कैरेक्टर के द्वारा परसुएट करने के लिए। तो इसका आंसर है आपका ए, दैट इज परसुएशन बाय कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, विलियम टिंडेल्स न्यू टेस्टामेंट 1526 was revised in 1535 known as। विलियम टिंडेल की जो बाइबल थी, इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल हिब्रू एंड ग्रीक टेक्स्ट। ये ओरिजिनल हिब्रू एंड ग्रीक टेक्स्ट से ट्रांसलेट की गई थी। और हालांकि ही कुड नॉट कंप्लीट इट हिमसेल्फ, दैट्स वाई द वर्क वॉज अंडरटेकन बाय कॉवरडेल, माइल्स कॉवरडेल। तो इसीलिए ये इसका जो रिवाइज्ड वर्जन है दैट केम इन 1535, और उस वर्जन को कहा जाता है कॉवरडेल्स बाइबल। तो इसको मैं एक बार ठीक कर देती हूँ, ये है कॉवरडेल, COVERDALE, कॉवरडेल्स बाइबल। और ये आया था 1535 में, इसे लिखा है माइल्स कॉवरडेल ने। Which play of Marlowe deals with homosexuality? Actually, ये homosexuality, gay and queer theory, all these words are quite modern। और ये जो words हैं ये अब modern age में ज़्यादा सुनाई देते हैं, but इसका ये मतलब नहीं है they did not exist, ये पहले नहीं थे, ये वर्ड्स नहीं थे, बट ये जो होमोसेक्सुअलिटी एंड गे एंड लेस्बियनिज्म ये था, है और रहेगा। तो मार्लो के कौन से प्ले में हमें होमोसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है? तो वो है एडवर्ड द सेकंड। एडवर्ड द सेकंड में हमें होमोसेक्सुअलिटी की थीम, मैन अट्रैक्टेड टू मैन, जो है वो उसकी थीम देखने को मिलती है। तो द आंसर इज एडवर्ड द सेकंड। For whom T.S. Eliot uses the term a propagandist, a salesman, a clever advertiser rather than a great critic। T.S. Eliot ने किसको propagandist, salesman और clever advertiser कहा है? तो ये T.S. Eliot ने ये शब्द यूज़ करे हैं आर्नल्ड के लिए। तो ये वर्ड है इसका सी पार्ट, दैट इज़ जो आर्नल्ड के लिए T.S. Eliot ने उसे केवल प्रोपेगेंडा करने वाला सेल्समैन जो है वो उसे कहा है। अब वो तो वही जाने ऐसा क्यों कहा है। क्वेश्चन नंबर 5, हु सेड मैथ्यू आर्नल्ड थिंक टू मच ऑफ द यूजेस ऑफ लिटरेचर एंड टू लिटिल ऑफ इट्स प्लेजर। दीज लाइन्स, ये जो वर्ड्स हैं ये कहे गए हैं H.W. गैरल्ड ने जो है ये कहे हैं ये वर्ड्स मैथ्यू आर्नल्ड के लिए कि ही थिंक्स टू मच ऑफ द, कि वो लिटरेचर के यूजेस के बारे में ज़्यादा सोचता है, उसके प्लेजर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता। तो इसका आंसर है आपका सी, H.W. गैरल्ड। टू whom आर्नल्ड कंसिडर्स एट ग्रैंड मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल, कि ग्रैंड मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल किसे कहा है? मैथ्यू आर्नल्ड ने ग्रैंड स्टाइल जो टर्म ही है वो कॉइन करा है मैथ्यू आर्नल्ड ने। और ग्रैंड मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल इज होमर। तो इसका आंसर है होमर। ग्रैंड मास्टर ऑफ ग्रैंड स्टाइल इज होमर। द लोटस ईटर्स ओपन्स विद, द लोटस ईटर्स जो कि टेनिसन की पोएम है, इट ओपन्स विद स्पेंसेरियन स्टेंजा। 9 लाइन का स्टेंजा होता है।
9 लाइंस, जिनमें जो 8 लाइंस होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, और जो लास्ट की लाइन होती है वो एलेक्जेंड्रीन होती है। तो लोटस ईटर्स जो पोएम है टेनिसन की, दैट ओपन्स विद स्पेंसेरियन स्टैंजा। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Swift said to Pope, I heartily hate and detest that animal called men. In which of Swift's novel do we find this theme? स्विफ्ट ने पोप से कहा कि मैं बहुत ज़्यादा जो नफ़रत करता हूँ मैं इंसान से करता हूँ, और ये स्विफ्ट ने अपने कौन से नावल में, स्विफ्ट हु वॉज नोन फॉर हिज बाइटिंग सटायर, जो कि अपने सटायर के लिए जाना जाता था, जिनके मॉडेस्ट प्रपोजल एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल जो है वो चीज़ सटायर है। और इसमें किस किस वर्क में स्विफ्ट ने पोप से कहा कि आई जस्ट हेट मैन। एक्चुअली ये एक एलिगरी है, एलिगोरिकल नावल है, द गुलिवर्स ट्रैवल, और उसी में ये लाइंस जो हैं ये उसने इसी में उसने ये थीम ली है कि ही हेट मैन। द एज ऑफ रेस्टोरेशन, एज ऑफ रेस्टोरेशन को एज ऑफ रेस्टोरेशन क्यों कहा जाता है? तो सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं एज ऑफ रेस्टोरेशन। जेम्स वन की गद्दी पे बैठने के बाद 1625 में उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा चार्ल्स वन केम ऑन द थ्रोन। चार्ल्स वन राजा बना। चार्ल्स वन को जब उसकी हत्या कर दी गई तो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट का राज हो गया, यानी कि क्रॉमवेल का राज हो गया। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद उसका बेटा बना, लेकिन लोग दुखी हो चुके थे। उन्होंने चार्ल्स सेकंड को फ्रांस से बुलाया, उसे दोबारा से गद्दी पर बिठाया, और इसी चीज़ को कहा जाता है पुनः स्थापन या रेस्टोरेशन। और रेस्टोरेशन मीन्स चार्ल्स सेकंड को दोबारा से गद्दी पे बिठाना। तो इसीलिए इसका आंसर है बी, चार्ल्स सेकंड वॉज restored in that age. Question number 10. Iliad and Odyssey were first translated into English by. Iliad and Odyssey को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था अलेक्जेंडर पोप ने. नेम चार्ल्स डिकेंस अनफिनिश्ड नॉवल. चार्ल्स डिकेंस जो कि एक विक्टोरियन नॉवलिस्ट था, जिसके नॉवेल्स में फ्लैट कैरेक्टर्स हुआ करते थे, उनका जो लास्ट अनफिनिश्ड नॉवल है दैट इज़ द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूट. In which poem do we come across these lines? For men may come and men may go, but I go on forever. ये किस पोएम की लाइन्स हैं? तो ये हैं द ब्रुक की. हार्डी द डायनेस्ट. द डायनेस्ट जो कि हार्डी का लिखा हुआ एक ड्रामा है, और एपिक ड्रामा वो किसके बारे में है? ये है नेपोलियनिक वॉर्स के बारे में, नेपोलियन की वॉर के बारे में उसने इसमें बताया है. तो ये जो ड्रामा है दैट्स अबाउट द नेपोलियनिक वॉर्स. ब्राउनिंग बिलीव दैट ऑल द पोइट्री वॉज पुटिंग द इनफाइनाइट विद इन द फाइनाइट. ये इन्फिनेटिव नहीं है, इनफाइनाइट है, कि इनफाइनाइट को फाइनाइट में रखना. यस, ब्राउनिंग बिलीव्ड इन दिस फिलॉसफी. ब्राउनिंग डेडिकेटेड हिज मेन एंड वेमेन टू. ब्राउनिंग की एक पोएम है. ब्राउनिंग जो कि एक ऑप्टिमिस्टिक पोएट था, जो जाने जाते हैं अपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की वजह से, और उन्होंने अपनी मेन एंड वेमेन जो पोएम है वो डेडिकेट करी है अपनी वाइफ को, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग को. तो इसका आंसर है आपका डी. चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बताती हूँ. क्वेश्चन नंबर सी. किसने कहा कि हु वॉज इट दैट डिफेंडेड टेनिसन एज कम वॉट मे ही विल बी वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट पोएट्स. तो ये किसने कहा है? दिस इज सेड बाय जी.एम. हॉपकिंस. ये जी.एम. हॉपकिंस ने ये बात कही है कि चाहे जो भी हो वो हमारे महान पोएट्स में से एक जो है वो रहेंगे. तो ये कही गई है बात हॉपकिंस के द्वारा. देखिए एक कहावत है कि अगर सक्सेस को अचीव करना है तो कभी भी एक्सक्यूज़ेस मत दीजिए. डोंट गिव एक्सक्यूज़ेस. एक्सक्यूज़ेस आपकी सक्सेस की राह में सबसे बड़ा जो होता है ना, एक पत्थर होते हैं. तो डोंट गिव एक्सक्यूज़ेस, स्टार्ट वर्किंग एंड योर गोल इज़ वेटिंग फॉर यू.
समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं. द टर्म पैथेटिक फैलेसी वॉज कॉइंड बाय. ये पैथेटिक फैलेसी जो वर्ड है इसे किसने कॉइन करा है? तो इसे कॉइन करा है जॉन रस्किन ने मॉडर्न पेंटिंग में, इसमें मॉडर्न पेंटर्स में इसे कॉइन करा है. पैथेटिक फैलेसी जॉन रस्किन के द्वारा मॉडर्न पेंटर्स में ये टर्म जो है उसे यूज़ किया गया है. अब ये चीज़ क्या है इसको आगे बताती हूँ आपको मैं. तो इसका आंसर देख लीजिए, जॉन रस्किन. पैथेटिक फैलेसी क्या है? पैथेटिक फैलेसी का मतलब है जब हम नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं, यानी कि ह्यूमन फीलिंग्स देते हैं, तो उसे पैथेटिक फैलेसी जो है वो कहा जाता है. जैसे सलन क्लाउड्स, और जैसे द स्काई इज़ वीपिंग, वीपिंग स्काई. तो जब हम नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन फीलिंग्स देते हैं तो ये सॉर्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन है, और नेचर के ऑब्जेक्ट्स को इसमें नेचर के ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन फीलिंग्स दी जाती हैं. तो इसका आंसर दोनों ही है, एट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपेसिटीज़ एंड सिमिलर टू पर्सोनिफिकेशन. तो इसका आंसर है आपका सी. From whom did Francis Bacon derive his concept of essay? essay के फादर ऑफ essay है मॉन्टेन, और उन्हीं से कॉन्सेप्ट लिया है बेकन ने essay का. तो फादर ऑफ इंग्लिश essay इज़ बेकन एंड फादर ऑफ essay इज़ मॉन्टेन. तो इसका आंसर है आपका मॉन्टेन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोएम बाय कमला दास? कमला दास जो कि इंडियन राइटर हैं, जिन्हें इंडिया की सिल्विया प्लाथ कहा जाता है, कन्फेशनल पोएट हैं, और जिन्होंने अपनी पोएम्स में किसी भी तरीके की कोई भी उन्होंने एक सीमा या अपने आप को खुद को सीमा में बांध के नहीं रखा है. she said she whatever she wanted to and that is what made her unique. और इसीलिए उनकी जो ये पोएम है द फ्रीक्स, अजीब, द ग्रैंड मदर्स हाउस एंड अ हॉट ट्यून इन मालाबार, इसकी जो स्पेलिंग है वो मालाबार होगी. ये सारी उनकी पोएम्स हैं, हॉट ट्यून इन मालाबार. लेकिन द फ्रीक्स भी उनकी है, ग्रैंड मदर्स हाउस भी उनकी है, हॉट ट्यून इन मालाबार भी उनकी है. तो फिर कौन सी नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है तेजुरी. तेजुरी इसका आंसर है आपका सी. ये तेजुरी उनकी पोएम नहीं है. हाउ मैनी लाइन्स डज द बैलेड मीटर और कॉमन मीटर ट्रेडिशनली कंसिस्ट? बैलेड मीटर में कितनी लाइन्स होती हैं? बैलेड मीटर में होती हैं 4 लाइन्स, जो कि 8686 के उसमें चलता है, यानी कि आयम्बिक टेट्रामीटर एंड आयम्बिक ट्राईमीटर. तो इसका आंसर है आपका 4 लाइन्स, और इसकी राइम स्कीम होती है ABCB. What kind of figure of speech represents the sound it describes? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है वैसे, कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच अपने साउंड को बताती है? दैट्स ओनोमेटोपिया. तो इसका आंसर है आपका बी, ओनोमेटोपिया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. विच नॉवल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गोथिक नॉवल? गोथिक नॉवल जिसमें रहस्य, रोमांच, मध्यकालीन युग का कैसल्स दिखाई जाती हैं, उन्हें गोथिक नॉवेल्स कहते हैं. और कैसल ऑफ ओट्रेंटो हॉरेस वॉलपोल के द्वारा लिखी हुई ये एक गोथिक नॉवल है. तो ये बस इनमें से कौन सी इस जॉनरा में जो है वो नहीं आती है? तो दैट इज़ द प्राइड एंड प्रेजुडिस. ये बड़ी डोमेस्टिक नॉवल है, जेन ऑस्टन के द्वारा लिखी हुई. 2 इंचेस ऑफ आइवरी है. तो प्राइड एंड प्रेजुडिस इज़ अ डोमेस्टिक नॉवल. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24. The Pre-Raphaelite movement or the Pre-Raphaelite Brotherhood in literature was basically inspired by. ये जो Pre-Raphaelite Brotherhood था ये 19th century में आया, और ये अपने समय की पेंटिंग से जो है वो नाराज़ थे. ये रेनेसांस पेंटिंग और उसी में को जो है वो अपनी आर्ट में दिखाना चाहते थे, और इसीलिए ये जो मूवमेंट है, बाद में ये मूवमेंट लिटरेचर में आया. तो ये जो मूवमेंट है इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पेंटिंग्स. तो इसका आंसर है आपका पेंटिंग. द बुक साइंस एंड पोइट्री. साइंस एंड पोइट्री किसने लिखी है? तो I.A. रिचर्ड्स ने लिखी है ये बुक साइंस एंड पोइट्री.
Which was the first short story written by Ernest Hemingway? अर्नेस्ट हेमिंगवे जो कि एक अमेरिकन राइटर हैं, उन्होंने कौन सी शॉर्ट स्टोरी लिखी है? ये सारी उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, अप इन मिशिगन, इंडियन कैंप, द एंड ऑफ समथिंग, द बैटलर। लेकिन इनमें इस सबसे पहले जो इन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी है दैट इज़ अप इन मिशिगन। इसका आंसर है आपका ए। अर्नेस्ट हेमिंगवे जिनको द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए नोबल प्राइज़ भी मिला, तो ये उन्हीं की जो पोएम है दैट सॉरी शॉर्ट स्टोरी है अप इन मिशिगन। Which was the first published novel of Thomas Hardy? Hardy, the Hardy, a pessimistic writer, the one who believed in immanent will, और हार्डी का जो फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल है दैट इज डेस्परेट रेमेडीज। बी, आर्नल्ड्स एम्पेडोकल्स ऑन एटना इज। आर्नल्ड की एम्पेडोकल्स ऑन एटना क्या है? तो ये किस प्रकार की पोयम है? तो ये आपको मैं बताऊं कि आर्नल्ड की ये जो पोयम है ये एक बहुत मेलोड्रामेटिक पोयम है। मेलोड्रामा इससे पहले भी मैंने बताया है जिसमें वायलेंस होता है और ड्रामा और इमोशंस भरे हुए होते हैं। तो ये एक मेलोड्रामेटिक पोयम है एम्पेडोकल्स ऑन एटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। T.S. Eliot propounds the theory of the impersonal theory of poetry in। T.S. Eliot ने impersonal theory of poetry अपने कौन से ऐसे में पब्लिश करी है? तो वो है आपका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। T.S. Eliot ने impersonal theory जो दी है that is given in tradition and individual talent। Who wrote the essay entitled On the Knocking at the Gate of Macbeth? ये किसने लिखा है? आपको सब जानते हैं मकबेथ में सीन है पोर्टर सीन, और ऑन द नॉकिंग एट द गेट ऑफ मकबेथ ये एस्से जो है वो फेमस एस्से लिखा गया है टॉमस डी क्विंसी के द्वारा लिखा गया है ऑन नॉकिंग एट द गेट। Who has originally composed the line Sweet Thames run softly till I end in my song? ये लाइंस टी.एस. इलियट के द्वारा यूज़ करी गई हैं, लेकिन इन लाइंस को ओरिजिनली लिखने वाले हैं एडमंड स्पेंसर। इस लाइंस को यूज़ करा है टी.एस. इलियट ने, लेकिन इन्हें लाइंस को लिखने वाले हैं एडमंड स्पेंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। Who propounded the concept of, ये ऑफ है, एसेम्प्लास्टिक इमेजिनेशन इन इंग्लिश लिटरेचर? किसने ये कॉन्सेप्ट जो है वो लाया है? एसेम्प्लास्टिक इमेजिनेशन क्या है सबसे पहले ये समझ लीजिए। ये जो वर्ड है एसेम्प्लास्टिक, ये बायोग्राफिया लिटरेरिया जो कि आप सब लोग जानते हैं कि कॉलरिज ने ये टर्म जो है कहते हैं इन्वेंट करा है। हालांकि ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू शेप इनटू वन। और एक बायोग्राफिया लिटरेरिया में एक चैप्टर है ऑन द इमेजिनेशन। एसेम्प्लास्टिक इमेजिनेशन, वही एसेम्प्लास्टिक जो है वहीं से लिया गया है एसेम्प्लास्टिक इमेजिनेशन। और ये एस.टी. कॉलरिज ने ये कॉन्सेप्ट दिया है किस में? बायोग्राफिया लिटरेरिया में। Which of the following terms has been as it dissolves, diffuse, dissipates in order to recreate? इनमें से कौन सी फॉर टर्म्स में को कहा है कि ये डिज़ोल्व हो जाती है, डिफ्यूज़ हो जाती है, जिससे दोबारा से बने? तो वो क्या है इसका? दैट इज़ इमेजिनेशन। इमेजिनेशन ही तो होती है ऐसी। तो इसका आंसर है आपका बी। मैथ्यू आर्नल्ड्स द स्टडी, मैथ्यू आर्नल्ड की स्टडी ऑफ पोइट्री कब पब्लिश हुई थी? मैथ्यू आर्नल्ड की स्टडी ऑफ पोइट्री पब्लिश हुई थी 1888 में। ये हुई थी 1888 में। तो इसका आंसर हुआ आपका विच फ्रेज वॉज नॉट कॉइन्ड बाय टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट के द्वारा इनमें से कौन सा टर्म जो है वो नहीं कॉइन किया गया है? हालांकि इनमें से यूज़ करा है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव उसने। मतलब ये कॉइन तो हम नहीं कहेंगे,
विच ऑफ द नॉट यूज्ड बाय करती हूँ मैं आपके लिए इसका, एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा, कॉइंट की जगह मैं यूज्ड कर रही हूँ। तो इसमें टी एस इलियट ने ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये तीनों यूज़ करेंगे। जो नहीं यूज़ करा दैट इज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो कीट्स ने दिया है और ये उसने शेक्सपियर के लिए यूज़ करा है। तो इसका आंसर है आपका दैट इज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी। ड्राइडन्स द हिंद एंड पैंथर इज़ रिटन इन डिफेंस ऑफ। ड्राइडन ने हिंद एंड पैंथर जो है वो किसके डिफेंस में जो है वो लिखा है? तो लिखा है दैट इज़ रिटन इन द डिफेंस ऑफ रोमन कैथलिक चर्च। And the next question is Aristotle's concept of peripecia means, इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, अच्छे से बुरा हो जाना, रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून जिसकी वजह से कैटेस्ट्रॉफ होता है, जिसकी तो उसको एरिस्टोटल ने जो कॉन्सेप्ट दिया है पेरिपेशिया का मतलब होता है रिवर्सल। जो चीज़ें आपके फेवर में थी वो आपके अगेंस्ट हो जाएं या 360 डिग्री पर जो है वो चीज़ों का घूम जाना, तो इसे क्या कहा जाएगा? रिवर्सल ऑफ सिचुएशन या रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। अब आप खुद देखिए, नाइट एक नॉन लिविंग थिंग है, स्लीपलेस एक ऐसा एडजेक्टिव है जो ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ किया जाता है। एडजेक्टिव को ही कहा जाता है एपीथेट, तो इसीलिए इसे कहा जाएगा ट्रांसफर्ड एपीथेट। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 38। Now let's move on to question number 39. Which of the following is a novel by राजा राव? राजा राव जो कि एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते थे, जो एक बहुत ही पावरफुल राइटर थे, जिन्होंने कंठपुरा जैसी नावल लिखी है जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर है आधारित है, जिन्होंने गांधी की बायोग्राफी लिखी है, उन्होंने इनमें से कौन सा नावल जो है वो लिखा है? देखिए, कुली दैट इज़ रिटन बाय मुल्कराज आनंद, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट इज़ रिटन बाय आर के कुली इज़ रिटन बाय मुल्कराज आनंद, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट बाय आर के नारायण, ही हु राइड्स अ टाइगर बाय भवानी भट्टाचार्य, और इन्होंने लिखा है एक ही बचा है दैट इज़ कॉमरेड क्रिलॉय। तो 39 का आंसर है आपका डी। क्वेश्चन नंबर 40। गीतांजलि बाय टैगोर इज़ अ कलेक्शन। आप लोग सर जानते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी है गीतांजलि। गीतांजलि उनकी जो पोएम है दैट वाज ओरिजिनली रिटन इन बंगाली, लेटर ऑन इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, और इसमें कितने सॉन्ग्स हैं? इट हैज़ 103 सॉन्ग्स। तो आई होप कि आपको ये सेशन जो है वो पसंद आया, और कैसा लगे आपको ये क्वेश्चन तो बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं कल।